ओवर टू यू ललित भाई। वेलकम। जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ललित, मैं एक अल्कोहलिक। ईश्वर की कृपा, आप सब भाइयों का साथ और ये सुंदर संस्था की मदद से शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है। और मेरे जैसे शराबी को शराब पीने की नई इच्छा होना बहुत बड़ी चीज मानता हूँ मैं। क्योंकि आज से थोड़े कुछ सालों पहले सिर्फ और सिर्फ शराब ढूंढा करता था। हर चीज में बहाने थे, हर चीज में कुछ ना कुछ यही देखा करता था कि कैसे भी करके शराब मिल जाए। और ईश्वर की कृपा इतनी हुई कि उन्होंने इस चमत्कारी संस्था से मिलाया, जो लास्ट स्टेशन है मेरे जैसे शराबी के लिए। मेरे लिए तो था ही ये लास्ट स्टेशन, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रह पाता या फिर जैसे बिग बुक में लिखा गया है कि और मैंने भी खुद महसूस किया है कि या तो पागलपन या फिर एक दर्दनाक मौत, या फिर किसी भी हाल में रहता। पर आज जिस कंडीशन में हूँ, आज जो दूसरा जीवन दान दिया है ईश्वर ने, वो नहीं मिल पाता। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुधीर जी ने बोलने का मौका दिया, विजय भाई ने बोलने का मौका दिया, आप सब भाइयों ने जिस हिसाब से मुझे पहले दिन पे गले से लगाया था। आज भी दिन वो याद है कि जब मैं इस मीटिंग रूम में आया था और यहाँ पे सेशन चल रहा था रॉयटी का, तो वो सुन के स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके पल्ले पड़ी बात। कि मेरे लिए भैया अभी और कोई चारा नहीं बचा है और कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ये अल्कोहलिक अनोनिमस है, ईश्वर का सहारा है कि जहाँ पे एक नया जीवन मिलता है मेरे जैसे शराबी को, कि फिर से उसी समाज में रहने का, कि जिस समाज में मुझे कोई पसंद नहीं किया करता था। और क्यों क्यों ही पसंद करेगा, क्योंकि मुझे चौबीसों घंटे शराब ही चाहिए रहती थी। शराब के अलावा और कुछ था नहीं दिमाग में, बस सिर्फ और सिर्फ शराब रहा करती थी। मेरा शराबी जीवन रहा है कुछ 23 से 24 साल का, जिसमें स्टार्टिंग का टाइम तो जब शुरू हुआ था कॉलेज टाइम में, तो एक बियर की छोटी सी टिन से शुरू हुआ था। और धीरे धीरे करके ये इस रूप में बदल जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता था कि मैं 24 घंटे का शराबी बन जाऊंगा। कि देखा करता था पहले कि कोई शराब पी के आ रहा है तो फिर उसको किस नजरिए से देखा जाता है। मेरे लिए एक शराबी मतलब ये था कि जो गटर में पड़ा है और जिसको कोई देख नहीं रहा है, कोई उसकी फटे हाल है कपड़े, ध्यान नहीं है, सुध बुध नहीं है। लेकिन नसीबवान हूँ कि मुझे बहुत ही जल्दी ए का रूम मिला। और ए संस्था ने मुझे अपने गले से लगाया, आप सब भाइयों ने गले से लगाया। ये प्रोग्राम दिया, ये चमत्कारी प्रोग्राम दिया कि जिसमें स्टार्टिंग में तो ये पता नहीं पड़ रहा था कि ये 12 कदम होते क्या है। ये 12 कदम करने से क्या होता है, ये 12 कदम कैसे किए जाते हैं, ये सब चीजें नहीं पता थी स्टार्टिंग में जब मैं आ रहा था। मीटिंग रूम में आता था, हॉस्पिटलाइज था क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण हॉस्पिटलाइज था। तो अपने ए के सीनियर मेंबर्स ही मुझे मीटिंग रूम तक लेके आते थे और मीटिंग रूम से मीटिंग अटेंड करके फिर वापस से हॉस्पिटल में छोड़ देते थे। इस तरह से स्टार्टिंग हुई ए की जर्नी की, जहाँ पे कदम नहीं बताते क्या है, बस आते रहना है, ये बोला जाता था। और बस मैं आते गया और कुछ नहीं किया, सिर्फ आने का काम किया मैंने। जहाँ पे कि आज की डेट में अगर मैं प्रॉपरली चलता हूँ, अगर मैं प्रॉपरली आता हूँ, सुनता हूँ, जो भी कोई सीनियर मेंबर बोलते हैं या फिर नया व्यक्ति जब आता है मीटिंग रूम में, तो फिर
वो किस पीड़ा में होता है वो महसूस हो जाता है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा था, मैं भी उसी पीड़ा से गुजरा था, उसी पीड़ा से मैं भी गुजरा था, मेरा परिवार भी गुजरा था। क्योंकि शराबी जैसे मैं एक शराबी था, तो मुझे तो इतनी तकलीफ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं तो मानसिक रूप से एकदम ब्लैंक रहा करता था। शराब पी ली, उसके बाद में सारे टेंशन गायब। और जैसे ही आंख खुली तो फिर से शराब की बोतल हाथ में। हर हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में मुझे एक बोतल लगा करती थी, जो घर पे रखा करता था, या फिर जो भी आप बोलो कि पैक लगा करता था। लेकिन ये मैंने तब नहीं सोचा था कि जब मैंने पहली बार बियर का टिन उठाया था। जब ये चीज तब दिमाग में नहीं आई थी, ये चीज तब सोच में भी नहीं आई थी कि मैं 24 घंटे का शराबी बन जाऊंगा। पढ़ाई में काफी अच्छा था, तो नौकरी पेशे में काफी जल्दी तरक्की मिली। घर परिवार का साथ अच्छा था। हर चीज में प्रगति हो रही थी, हर चीज में ऐसे लग रहा था कि नहीं, सब चीजें हैं मेरे पास में। और जो मेरे अंदर मैं का एक इज़म आ गया था कि सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी लग गई, अच्छी नौकरी लगी, अच्छा कमाने लग गया, काफी जल्दी तरक्की होने लगी, तो फिर मैंने इज़म बहुत जल्दी आया, और ये इसमें मैं बहुत जल्दी आ गया। आज वो मैं खत्म हो चुका है। मैं खत्म होने का रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये 12 कदम, जिससे एक नया जीवन किस तरह से मैं जी सकता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने अल्कोहलिज्म के लास्ट स्टेज पे था, उसके पहले डेली शराब पीना ये एक जीवन में आ गया था। उसके पहले स्टेप बाय स्टेप आई, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसीज है। ये जो बीमारी है मुझे, ये धीरे धीरे करके बढ़ने वाली बीमारी थी। क्योंकि इसका न तो कोई इलाज है, न कोई दवाई है। ये पता पड़ गया था कि इसका, जब मैं डॉक्टरों के पास भी गया था, जब मैं शाम की शराब शुरू हो गई थी, तो डॉक्टरों ने भी बताया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, पर मेडिसिन के द्वारा आपकी शराब कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन रुक नहीं सकती। और उसके लिए आपको मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो वो तैयारी थी, क्योंकि मैं तो एक शराबी हूँ, तो शराबी होने के कारण दिमाग में तो मेरे यही था कि अ, मैं कर सकता हूँ सब चीजें, मैं कंट्रोल में ला सकता हूँ। मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि हर चीज कर सकता हूँ। तो फिर ये तो एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी शराब है कि जिसको कंट्रोल में मैं कैसे भी करके पी सकता हूँ। और यही एक डिल्यूजन जो दिमाग में था कि कंट्रोल में मैं पी सकता हूँ, वो आज तक नहीं हो पाया। अभी भी कभी भी ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ कि बाजू वाली सीट पे कोई पैसेंजर अपने लिए शराब लेता है, तो फिर वो एक छोटी सी बोतल को भी पहले वो ग्लास लेगा, उसमें आधा वो 90 का पैक डालेगा, उसके बाद में आइस लेगा, स्टीर करेगा अच्छी तरह, थोड़ा सा पिएगा, फिर खाना खाएगा, फिर थोड़ा सा पिएगा। ये ऐसे करने से जो बगल में बैठा रहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे पी ही क्यों रहे हैं, इसे क्या होगा, घर पे जाके स्मेल ही आएगी मुंह से। लेकिन मैं ऐसा ही बनना चाहता था, मैं ऐसे ही कंट्रोल शराबी बनना चाहता था, जो मैं बन नहीं पाया कभी। क्यों? क्योंकि मुझे मुझे एक ऐसी बीमारी लगी हुई है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि तब तो मुझे यही लगा करता था कि नहीं, ये सब चीजें तो सिर्फ बोलने की बातें रहती हैं कि जिसमें मैं एक कंट्रोल मात्रा में पी पाऊंगा कभी। तो जब मैं मीटिंगों में आने लगा, जब मैं मीटिंग रूम में आया करता था, जब मैं सुना करता था, क्योंकि चारों खाने चित था, न नौकरी बची थी, न कुछ करने को था, कोई कामकाज नहीं था, तो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग का सहारा रहा करता था। कर्जा हो गया था दुनिया भर का,
तो इंतजार रहता था कि 7:30 बजे की जो फिजिकल मीटिंग रहती है वो कब शुरू होगी। वो 1.5 घंटा बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में पायनियर ग्रुप की मीटिंग पहले 9:30 बजे हुआ करती थी। तो जैसे ही मीटिंग रूम से निकलो तो फिर पायनियर ग्रुप की मीटिंग अटेंड कर में जुड़ने की जल्दी से जल्दी कोशिश किया करता था। तो 7 बजे से लेके जो 11 बजे तक का समय था, तब बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन उसके उसके बाद में जब मीटिंग खत्म हो जाती तो फिर रात को वही चीज है कि रात को तो अच्छा लगता था सब चीजें कि ठीक है, सब ठीक होगा, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह उठता तो फिर से वही दिमाग में ख्याल, अब आगे का कैसा होएगा, आगे कैसे चलेगा, ये जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो सब बर्बाद करके आया था। लेकिन ईश्वर का साथ इतना अच्छा रहा कि उन्होंने काफी जल्दी मुझे ये मीटिंग रूम से जुड़वाया और मौका दिया कि मैं आप सब भाइयों के बीच में आ पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आता, यहाँ पे अगर नहीं रहता, यहाँ पे अगर मैं टिका नहीं रहता, सिर्फ आसपास में ही रहता एक है, तो मुझे नहीं लगता कि शराब बंद होना, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, जैसे पहले स्टेप में बोला गया है, जो 2 भागों में बटा हुआ है, अगर मैं खुद को शराबी मान लेता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, और प्रार्थना की मदद से मेरी शराब तो बंद हो जाती है, पहले ही दिन पे चमत्कार तो वो हो जाता है। लेकिन वो रुकी हुई शराब को रोके हुए कैसे रखना है, ये मुझे नहीं पता था। जब मेरे हॉस्पिटल रूम में ही फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप हुए थे, तो ऐसे लग रहा था कि नहीं, पहला दूसरा और तीसरा कदम ही प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है ये पता चल चुका था, लेकिन पहले दूसरे तीसरे कदम में मुझे ईश्वर का सहारा मिल गया था। हर चीज में मैं ये देखा करता था कि चीजें जो भी हो रही हैं वो मेरे मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर देख रहा है। तो पहले और अपना जीवन भी मैंने उसी ओर मोड़ दिया था कि जैसे तीसरे कदम के हिसाब से जो भी कुछ होगा वो ईश्वर के हिसाब से होगा और मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो पहले दूसरे और तीसरे कदम के हिसाब से मैं अपना जीवन बहुत अच्छी तरह जी रहा था, जिसमें डर हमेशा रहता था, डर हमेशा मन में बैठा रहता था, और हर चीज में एक अनस्टेबिलिटी जैसी दिखाई देती थी। अ, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई थी इसमें कि रात को जो बिग बुक रीडिंग हुआ करती थी, उसके बाद में कुछ भाई जो साथ में जुड़े हुए थे वो बात किया करते थे। तो उस कारण भाई जो सीनियर मेंबर्स हैं उन सब ने बताया कि ये पिंक क्लाउड स्टेज है एक तुम्हारी। मैं तब तो नहीं समझ पाया कि पिंक क्लाउड स्टेज क्या है, लेकिन आज उसकी कीमत मुझे समझ में आती है। अगर मैं पहले दूसरे और तीसरे कदम पे जो मुझे हॉस्पिटल में ही लिए गए थे इनिशियल स्पॉन्सर के द्वारा, वहां पे ही रुक जाता, वहां पे ही अगर मैं अपने जीवन को सोच लेता कि नहीं यही जीवन है, इसी तरह से जीना है, और अपने काम ठीक ठाक तरीके से करने, और प्रार्थना करके अपना जीवन तो एकदम अच्छी तरह चलने लग गया था। लेकिन वो जो रुकी हुई शराब थी, वो कभी भी जीवन में आज भी आ सकती है अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर भटकता हूँ। लेकिन वो 3 स्टेप करने के बाद में जो डिलीजन था दिमाग में, उसके बाद तो वो कभी भी आ सकती थी। एक छोटे से छोटा इंसिडेंट मेरे जैसे शराबी को इतना परेशान कर देता है। किसी से झगड़ा हो गया घर पे, किसी कुछ तू तू मैं हो गई, या फिर ऑफिस में कुछ हो गया, या फिर फाइनेंशियली कुछ डिस्टरबेंस आ गई, क्योंकि ये जीवन है जो नॉर्मल आदमी के लिए झेलना बहुत आसान है। वो अब वो ज्यादा से ज्यादा दुखी हो लेगा, या फिर किसी से शेयर कर लेगा अपने घर, या फिर सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे जाएगा। लेकिन मैं
एक शराबी होने के कारण मैं जाता हूँ सीधा शराब के ठेके पे। तो ये समस्याएं तो जीवन में आने वाली है मेरे, ये समस्याएं कभी हटेंगी नहीं। ये मुझे पहले ही दिन पे बता दिया गया था। लेकिन इन समस्याओं के साथ में शराब को हाथ नहीं लगाना, ये जरूर बताया गया था। लेकिन उस पे कैसे हाथ नहीं लगाना है, ये तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ आंसर है कि 12 कदम। 12 कदम एक कोर्स की तरह से नहीं किए थे मैंने, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है जिसमें मैं 12 कदम कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद मेरे को शराब पीने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी इच्छा नहीं होगी, कभी उस चीज का मेरे दिमाग में आएगा नहीं। ऐसा तो था नहीं, लेकिन हाँ, मेरे मन में ये जरूर आ गया था कि ये 12 कदम एक कोर्स की तरह से नहीं, ये मुझे पूरे अपने जीवन में लागू करने पड़ेंगे, अपनी दिनचर्या में लागू करने पड़ेंगे, तब जाके मैं शराब से तो दूर रह ही पाऊंगा, लेकिन एक सुखी समाधानी जीवन जो कि कल्पना में भी नहीं था मेरे कि इस तरह से मैं जी सकता हूँ, कभी सोच में आया ही नहीं था, क्योंकि मुझे मुझे पता ही नहीं था ना, मैं तो 24 घंटे का शराबी बन चुका था। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये जो 12 घंटे का जीवन है इसको किस तरह से मैं अच्छी तरह से जीऊं, या फिर इसको किस तरह से अपना मैं खराब कर लूं। ये चीजें दिमाग में नहीं आया करती थी। दिमाग में आया करती थी सिर्फ और सिर्फ शराब। क्योंकि क्योंकि ये जो 12 कदमों का प्रोग्राम है, ये करने के पहले ऐसा लगा करता था कि नहीं ठीक है, सब चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं, हर चीज मेरे मुताबिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि 12 स्टेप प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें मेरे जैसे शराबी को एक काया पलट हो जाता है। मुझे पता भी नहीं पड़ता है कि मैं एक किस तरह का व्यक्ति हुआ करता था और आज किस तरह से मैं हूँ। अ, अपने जीवन में जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो फिर मेरे सारे के सारे कैरेक्टर डिफेक्ट दिखाई देते हैं जो मेरे 4 स्टेप की इन्वेंट्री में आए। जब तक वो 4 स्टेप की इन्वेंट्री में नहीं आए थे तब तक तो मुझे लगता था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अपने हिसाब से चलता है, और मेरे अंदर एक ही कमी है बस, मैं शराब पी लेता हूँ, और शराब पीने के बाद में मेरे को कंट्रोल नहीं रहता है, मैं ज्यादा पी लेता हूँ। तो दिमाग में तो बस यही रहता था कि मैं एक मेरे अंदर डिफेक्ट कोई नहीं है, मेरे अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कमी है कि मैं शराब पी लेता हूँ। और शराब पी लेता हूँ, लेकिन शराब भी इतनी मात्रा में पी लेता हूँ और मुझे एलर्जी भी लगी हुई है। तो बाकी चीजें ठीक ठाक हैं। तो ये मुझे पहले दूसरे और तीसरे कदम में नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर एक बीमारी है जो कि कभी भी हावी हो सकती है मेरे पे। उसके लिए क्या करना है? तो जब डिस्कशन होता था, सीनियर मेंबरों से बात होती थी, तो वो बोलते थे कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसको पिंक क्लाउड बोलते हैं हम। और ये पिंक क्लाउड कभी भी स्टार्टिंग में तो खुशी देते हैं, लेकिन जब भी कोई समस्या आएगी उसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम किधर जाओगे। तो इसलिए आप स्पॉन्सर लीजिए, अच्छा स्पॉन्सर, कोई भी अच्छा स्पॉन्सर, खराब स्पॉन्सर कुछ होता नहीं है वैसे, क्योंकि स्पॉन्सर सिर्फ एक मार्गदर्शक है कि जो जिसने ये प्रोग्राम, ये 12 कदम किए हुए हैं और वो इन कदमों को अपने जीवन में लागू कर रहा है। तो उसी तरह से मैं भी अपने स्पॉन्सर की तरफ ढूंढने का ट्राई कर रहा था, कि ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरे काय वाटत नाही एवढं हे बघा आहे पुरा टमाकोरा बाबू बरोबर चेयरमैन साहब म्यूट कर देंगे आप? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।
तो मेरी भी तलाश शुरू हो गई थी कि नहीं मुझे अब 12 कदम करने हैं। और स्पॉन्सर की तलाश की, काफी अच्छे स्पॉन्सर मिले जिन्होंने मुझे 12 कदम करवाए। और उससे मुझे पता पड़ा कि मेरे अंदर डिफेक्ट कितने हैं। जब मैं चौथे कदम पे गया, उसके अंदर सारी चीजें लिखी, अ, तब पता पड़ा कि मेरे अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है। जो ललित खुद को ये समझता था कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, आज पता पड़ता है कि उसके अंदर डिफेक्ट्स कितने हैं। और ये डिफेक्ट्स इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है। ये भी बताया भी गया था, और अपने अनुभव के द्वारा भी मुझे पता पड़ता है कि ये जल्दी जाएंगे नहीं। एक डिफेक्ट कम होगा, दूसरा डिफेक्ट फिर से आएगा, और इन पे कंट्रोल रखना बस, ये मेरे अंदर जरूर ये 12 कदमों से शुरू हो सकता है। लेकिन ये जो डिफेक्ट्स हैं ये कभी जीवन में जाने वाले नहीं है। इसमें मैं कंट्रोल जरूर ला सकता हूँ, क्योंकि शराब तो चारों तरफ है। शराब तो 24 घंटे मिला करती है। वो तो कभी भी मुझे अपनी ओर खींच लेगी, अगर मैं ये 12 कदमों से थोड़ा भी डाइवर्ट होता हूँ तो। जिस तरह से कदमों के माध्यम से एक नए जीवन की शुरुआत हुई, धीरे धीरे करके ये पता पड़ने लगा कि जीवन में किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से ये डिफेक्ट्स रहते हैं कि, और उसको 5वें कदम में जब मैंने शेयर किया, प्रार्थना की और मेडिटेशन किया, तब समझ में आया कि ये डिफेक्ट मेरे अंदर जो इज्म था, जो सुधीर जी बोलते हैं कि अल्कोहल तो अलग रहता है, लेकिन एक ये इज्म को मारना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो ये इज्म इज्म जो है वो कभी न खत्म होने वाली चीज है, और इज्म पे सिर्फ और सिर्फ काबू पाया जा सकता है। अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% काबू पा लिया गया है, लेकिन हाँ किसी एक लिमिट एक लिमिट तक उन सारे डिफेक्ट्स पे काबू पाके आगे उन उन सारे डिफेक्ट्स पे काबू पाके और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन जरूर मिला है। उन डिफेक्ट्स पे काम करके, उन डिफेक्ट्स पे धीरे धीरे करके काम करके, और प्रार्थनाओं की मदद से आज ये स्टेज आ गई है कि वो डिफेक्ट्स हावी नहीं होते हैं मेरे ऊपर। जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है कि 7वें और 8वें और 9वें कदम में, जिसमें कि मुझे इन्वेंट्री में पता पड़ा कि मैंने किस किस का दिल दुखाया है, किससे माफी मांगनी है। जो प्रक्रिया अभी तक चालू है, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिधर मुझे जीवन भर भी अगर मैं माफी मांगूंगा और माफी नहीं मिलती है, तो भी मुझे किस तरह से रहना है। तो जीवन तो शुरू हुआ था कि अल्कोहल के साथ में, लेकिन ये 12 कदमों ने मुझे एक जो सेकेंड जीवन जीने का एक नजरिया दिया, एक वापस से सेकेंड इनिंग खेलने का मौका दिया, तो वो काफी अच्छा लगा। और धीरे धीरे करके, जैसे हमारे प्रियम्बल में भी बताया जाता है कि तो आधी दूरी तय करने के बाद खुद अचंभित रह जाएंगे कि ईश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। क्योंकि ईश्वर तो हमेशा अच्छा ही देना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा ही करना चाहता है। लेकिन मैं एक शराबी ही हूँ कि जो वो चीज को नहीं समझ पाता हूँ। वो चीज को नहीं समझ पाने के कारण मैं अपने हिसाब से अपनी चलाने लगता। लेकिन जहां भी मैंने अपनी चलाई है, जहां भी मैंने अपने आप को एक रिप्रेजेंट किया है कि नहीं मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ये चीजें मेरे हिसाब से हो रही हैं, या फिर जब आ जाता है उसके अंदर, तो फिर वो चीजें कैसी होंगी उसका
रिजल्ट मैंने काफी बार देखा है, रिकवरी में भी। और और फिर वापस से मुड़ के जब देखता हूँ कि जब मैं अपनी चलाना छोड़ देता हूँ और ईश्वर के ऊपर निर्भर रहता हूँ कि नहीं, जो भी करेगा ईश्वर करेगा, ठीक करेगा, बुरा करेगा, अच्छा करेगा। बुरा तो खैर कभी करता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ईश्वर का जरूर रहता है कि वो कुछ अच्छा देना चाह रहा होता है मेरे को। लेकिन मेरे ही समझ में नहीं आता है कि मैं उस चीज को किस तरह से लूं। तो एक जो पॉज लेना रहता है मेडिटेशन में, जो मुझे अपने आप को एक सरेंडर करके, और क्योंकि ईश्वर उतर के तो आके बताने वाला नहीं है कि नहीं भाई ये सही है, ये गलत है। वो किसी न किसी माध्यम से जरूर समझाता है, और वो किसी न किसी माध्यम से अगर मुझे समझ में आती है चीजें, तो फिर गाड़ी ठीक ठाक चलती है। नहीं तो मेरा जो ये प्रोग्राम एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, नहीं तो वो स्पिरिचुअलिटी के घोड़े कहीं भी डगमगा सकते हैं। तो अगर मैं आगे जाके अपने स्टेप 10 में जिस हिसाब से डेली की इन्वेंट्री है, डेली की इन्वेंट्री में पूरे दिन भर का इतना तो नहीं रहता है कि अपने जीवन में मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि पूरे दिन का एक लिस्ट बना के मैं रात को उसको फिर सोचूं। उसके बजाय मैं स्पॉट इन्वेंट्री ज्यादा करके लिया करता हूँ। क्योंकि स्पॉट इन्वेंट्री में क्या हो जाता है कि किसी से मेरी कहा सुनी हो गई, किसी को मैंने डांट दिया, तो उसी वक्त उसी उसी क्षण उसी से बात कर लेना, या फिर उसको समझा देना कि नहीं भाई ये तुम्हारी यहाँ पे गलती हुई थी, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया था, और एक सॉरी बोल देना बस। सामने वाले के चेहरे पे खुशी हो जाती है, कोई एक मुस्कान आ जाती है। कहीं भी मैं गलत जाता हूँ, कहीं भी किसी निर्णय में अगर मैं गलत हो जाता हूँ, तो फिर वो एक स्पॉट इन्वेंट्री में पता पड़ जाता है कि वो चीज में सही हूँ या गलत हूँ। तो मुझे इंतजार नहीं रहता है कि नहीं मेरे को फिर से 4 स्टेप लिखनी है, उसमें मेरे को किस किस से माफी मांगनी है, वापस से फिर से मुझे ये प्रोग्राम पे चौथे कदम में फिर वापस लिखना पड़ेगा, फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। तो उसके बजाय डेली में क्यों नहीं घर की साफ सफाई करूं अपने, जो अंदर कचरा भरा पड़ा रहता है मेरे, जो डेली का कचरा आता रहता है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पे अगर मैं जीना चाहूँ, एक सोशल एनिमल की तरह जीना चाहूँ, तो वो कचरा डेली घर पे आएगा ही। जिस तरह से घर पे झाड़ू लगाते हैं, तो वो हफ्ते में अगर एक बार लगाएंगे तो ज्यादा कचरा निकलेगा, महीने में एक बार और लगाए, महीने में लगाएंगे तो और ज्यादा निकलेगा, और साल भर के बाद तो वो पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ घर दिखेगा। तो उसी तरह से मेरा अंदर का मन का कचरा है, अगर मैं उसको डेली बेस पे साफ सफाई करता रहता हूँ, तो वो कचरा बाहर ही रहता है, अंदर साफ सुथरा रहता है। और वो साफ सुथरे में रहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डेली का अगर मैं अपनी सुबह की दिनचर्या प्रार्थना से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें पहले प्रार्थना पहले भी किया करता था, पहले भी जब भी ऑफिस जाता था तो दिया बाती करके जाता था, और उसके बाद में प्रार्थना भी करता था। लेकिन तब की प्रार्थना और आज की प्रार्थना में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि आज की प्रार्थना मुझे ये सिखाती है कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे सबके लिए सोब्राइटी की कामना करनी है। मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगना है, जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सबके लिए मांगना है। क्योंकि जब मैं पीड़ित था, जब मैं मेरा परिवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जिस नजरिए से मुझे देखा जाता था, वो एक शराबी की नजर से देखा जाता था। लिफ्ट में भी अगर मैं जाऊं तो आजू बाजू में लोग हो जाते थे कि नहीं अरे पहले इसको चले जाने दो, ये कब लड़खड़ाएगा, किधर गिरेगा पता नहीं, इसको जाने दो। आज वही लोग हैं, वही समाज है कि आज वो लोग ये चीज से नहीं घबराते हैं, क्योंकि दिखाई देता है उनको।
मुझे पहले लगा करता था कि नहीं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं शराब पी के आया हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अ, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने अगर शराब पी के आता है या फिर स्मेल आती है तो आज पता पड़ता है वो चीज का। उसी तरह से पहले भी लोगों को पता पड़ता था। लोग कतराते थे पास में आने से। यहाँ तक कि मैं तो शराबी था तो फिर मुझे तो इस चीज का एहसास नहीं, लेकिन जब बीवी बच्ची ये लोग जब खेलने के लिए या अपने काम से जाया करते थे तो लोगों का नजरिया यही रहता था कि देखो शराबी की लड़की जा रही है, उसके साथ में खेलना नहीं है, ये बच्चे बहुत बड़े होते थे। तो आज जब वो शेयर करती है मेरे साथ में, आज जब वो चीजें बताती है कि क्या क्या उसको झेलना पड़ा था, लेकिन हार नहीं मानी थी उसने, क्योंकि अगर घर वाले हार मान लेते तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाता था। तो काफी योगदान रहा है कि घर वालों ने एक्सेप्ट करके रखा था। आपका भाई तो थे ही इस जर्नी में, ये रिकवरी में, लेकिन घर वालों का, ईश्वर का बहुत योगदान रहा था, जिन्होंने मुझे झेला था वो टाइम पे। बच्चे को बोला जाता था कि नहीं, और आज सोचता हूँ कि उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी वो टाइम पे, किस पीड़ा से गुजरती होगी। तो वो जो ट्रॉमा रहता है वो अ, बाद में जब वो शेयर करती है, जब बताती है कि नहीं कैसे हुआ करता था, क्या रहता था, एक एक इंसिडेंट, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं था, कहाँ पे एक्सीडेंट किया, कहाँ पे क्या किया, किसको क्या बोला, ये सब चीजें मुझे याद नहीं रहती थी। लेकिन आज जब वो बताती है तो फिर आज मुझे याद आती है कि हाँ भाई ये चीजें उसके लिए कितनी दर्दनाक होंगी। मेरे लिए तो वो कोई कुछ मायने नहीं रखती थी वो सब चीजें। तो आज मैं क्यों नहीं वो चीज के पीछे भागूं कि जिसमें मेरे घर वालों को खुशी मिले। ये जो जीवन दान मिला है, ये जो सेकेंड इनिंग मिली है, आज मैं उसको अच्छी तरह से निभाने की कोशिश क्यों नहीं करूं। फिर से शराब हाथ में लाना बहुत आसान है, लेकिन वो जो शराब हाथ में आएगी तो फिर वो क्या लेके जाएगी वो पता नहीं है। इतना तो पक्का पता है कि वो कुछ अच्छा तो देने वाली नहीं, सिर्फ और सिर्फ वही दर्दनाक पीड़ा याद जब करता हूँ तो ये घृणा हो जाती है खुद से, उस शराब से, उस दौर से, उस जीवन से जो मैं जी के आया हूँ। तो वही घृणा, वही दर्द जब मैं महसूस करता हूँ कि किस तरह से होता होगा, तो फिर आज इच्छा नहीं होती है शराब पीने की। आज बस यही रहता है कि नहीं, कैसे न कैसे मैं जल्दी से जल्दी ये चीज से अपना काम काज खत्म करके घर पे जाऊं, देखूं कि घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाऊं। उसके बाद काम काज तो करना है, तो फिर उस हिसाब से एक मैनेजेबिलिटी जो मेरे अंदर नहीं है उसके लिए, जो मेरे अंदर है तो सिर्फ अनमैनेजेबिलिटी है। तो इस उसके लिए भी ईश्वर से ही प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये अनमैनेजेबिलिटी मेरे साथ जीवन भर रहने वाली है। और ये अनमैनेजेबिलिटी के साथ में अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी मैनेजेबिलिटी आ गई, वो भी ईश्वर के द्वारा, क्योंकि वही एक सोर्स है, वही एक पावर हाउस है कि जहाँ से मुझे पावर मिलती है कि शराब जो एक बार में बंद करा सकता है, उसके पास कितनी शक्ति होगी कि ये जो छोटी छोटी अनमैनेजेबिलिटीज हैं ये सब दूर करने की। तो आज का जीवन और पहले का जीवन अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। पहले उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं जगह पे जब मैं गाड़ी चलाता था तो वो गाड़ी नहीं चलाता था, वो मैं एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह घूमा करता था।
कि एक ह्यूमन बॉम्ब रहता है कि जिसमें खुद तो खुद मरेगा ही, लेकिन उसके साथ में कितने लोगों को साथ में लेके मरेगा वो पता नहीं। अगर मैं घर वालों को लेके गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं घर वालों को लेके कहीं साथ में भी जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि नहीं, ये किसी न किसी चीज में कहीं ना कहीं जाके ये ध्वस्त ही करेंगी, इसलिए मेरे साथ में जाना भी कोई पसंद नहीं करता था। और एक सोशल बॉयकॉट जैसा हो गया था, क्योंकि घर से बाहर निकलना यानी घर वालों को ऐसा टेंशन होता था कि अभी क्या करके आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता रहता था। वो इसी दुविधा में रहते थे। इतना तो पता था कि पी के आएगा, लड़खड़ाएगा, कुछ न कुछ झगड़ा झगड़ी करेगा, घर पे कुछ न कुछ तू तू मैं करेगा, लेकिन जिंदा आएगा कि नहीं ये तक आज बताते हैं कि ये भी उनको डर रहता था दिमाग में कि कौन से पुलिस स्टेशन में ऐसे कॉल आएगा, कौन से मित्र का कॉल आएगा कि ये देखो आज फिर से एक्सीडेंट हो गया। जीवन में आज तक पुलिस स्टेशन जाने की नौबत नहीं आई, लेकिन जाना तो पड़ता था। लेकिन बाहर से ही बाहर मुझे लेके आ जाया करते थे कि नहीं अब आगे से नहीं होगा, आगे नहीं होगी। तो वो जो पीड़ा थी, जहाँ पे आज मैं सोचता हूँ कि मेरी छोटी बेटी, बीवी, इन सबको अगर जाना पड़ रहा है मुझे छुड़ाने के लिए, मेरे लिए, तो फिर वो किस पीड़ा से गुजरते होंगे, वो कितने हाथ पैर जोड़ते होंगे कि वो हर चीज के लिए कि भाई आगे से ये ऐसा नहीं करेगा। तो शराब पीने का तो जो दिमाग में ऑब्सेशन है वो वहीं खत्म हो जाता है। अगर मैं याद रखता हूँ कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ये सोचने में अगर मैं आ गया कि नहीं मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं तो नॉर्मल जीवन जी सकता हूँ, जबकि वो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि ये जो नॉर्मल सोशल ड्रिंकर या फिर एक नॉर्मल इंसान रहता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके बीवी बच्चे पुलिस स्टेशन में जाके या किसी एक्सीडेंट के स्पॉट पे जाके किसी से गुजारिश कर रहे हो कि नहीं भाई आगे से नहीं होगा, इस व्यक्ति को माफ कर दो, और फिर घर पे आके फिर वही झगड़े कि क्यों ऐसा कर लेते हो। लेकिन मुझे होश ही नहीं रहता था ये चीजों का। आज जब होश रहता है, आज जब ठीक ठाक आता हूँ वापस से, तो आज घर पे मैं भी खुश रहता हूँ, मेरे घर वाले भी खुश रहते हैं, मेरे पेट से वो भी खुश रहते हैं, और वो जो एक पॉजिटिव वातावरण रहता है वो एक बरकरार हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव ये तो आते रहने हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ ली है, तो ये तो आने जाने है ही है। बीमारी, पैसे की दिक्कत, या फिर कुछ भी, पहले तो कोई रीजन ही नहीं रखा था कि ये शराब क्यों पीनी है, जिसमें पैसा हो या फिर किसी और वजह से, सिर्फ बिना रीजन के जाके शराब पी लेना, ये मेरे जैसे अल्कोहल को इसके अलावा और कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि बिना रीजन के बैठ के शराब पीना। अगर कोई रीजन होता है तो उसके इलाज के लिए मैं कहीं और नहीं जाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। उसके लिए मेरे लिए बस सिर्फ दिमाग में रहता था कि नहीं शराब पी लेना और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो चीजें ठीक होने के बजाय और खराब होती जाती थी, और दिन ब दिन शरीर तो खराब हो ही रहा था। उसके साथ साथ जो जीवन के पिछले एक्टिव अल्कोहलिज्म के जहाँ पे मैं 24 घंटे का शराबी बन गया था, ऐसे 3 से 4 साल निकले।
जिसमें इतनी बर्बादियां कर चुका था, इतनी चीजें उथल पुथल कर चुका था कि जो रेस्पेक्ट कमाया था या फिर जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें कमाई थी, वो सब सारी की सारी दाव पे लग चुकी थी। ये 12 कदम नहीं होते, ये प्रोग्राम नहीं होता, ये संस्था नहीं होती, आप सब भाई नहीं होते, तो पता नहीं कि आज मैं जीवित भी हो पाता, कि रह पाता कि नहीं रह पाता। क्योंकि ये 12 कदम ने ही सिखाया है कि ये संतुलित जीवन किस तरह से जिया जाता है। अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को कामकाज में रखना, ये पहले भी किया करता था, लेकिन उसके बाद में जब घर पे जाने का टाइम आता था तो फिर शराब जरूर पी लेता था। जब तक 24 घंटे का शराबी नहीं बना था, लेकिन उसमें शराब का सहारा तो जरूर था ही था। घर वाले भी सोचा करते थे कि नहीं, ये पी के आ जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, आके खाना खाता है, सो जाता है, तो उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको भी कुछ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पता पड़ता था कि कुछ अ, उनको भी ये चीज का कभी ये नहीं पता पड़ता था कि इसमें कुछ हानि हो रही है या फिर कोई कमी आ रही है मेरे अंदर, तो वो लोग भी एक्सेप्ट करते थे वो चीज को। वो चीज को समझते थे कि नहीं, यहाँ ठीक है, ये शराब पी रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है तो चलने दो, ये ऐसी चीजें। लेकिन ये बीमारी इतनी प्रोग्रेसिव है, इतनी भयानक है कि उसने रात की शराब जो पहले कभी कभार हुआ करती थी, कभी पार्टीज में हुआ करती थी, वो रात की शराब को शाम तक पहुंचाया, शाम की शराब फिर दिन में भी पहुंच गई, दिन से फिर वो सुबह भी पहुंच गई, और फिर धीरे धीरे करके 24 घंटे का शराबी बन के रह गया। और 24 घंटे का शराबी बनने के बाद में फिर होश रहा ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। जॉब पे जाया करता था तो फिर वहां पे भी शराब पी के जाता था। मुझे नहीं लगता, मुझे यही लगता था कि किसी को पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन सबको पता पड़ता था, हर व्यक्ति को पता पड़ता था। आज वो लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा लगता था कि नहीं, आपको कुछ किसी ने जंतर मंतर कर दिया है, लेकिन कोई जंतर मंतर नहीं था। ये मेरे अंदर की एलर्जी थी कि जो बार बार मुझे शराब की तरफ खींचती थी, और मैं पी के अपने ऑफिस में जाता था। ऑफिस वालों ने काफी साथ दिया, स्टार्टिंग में वार्निंग दी, 3-4 बार वार्निंग दी, घर वालों से बातचीत की कि हमने ऐसे ही अपना एक कर्मचारी खोया है, तो ललित को अगर बचाना है तो आप लोग ये जॉब वगैरह छोड़ के उसको ठीक कर लो पहले। अगर वो सलामत रहेगा तो फिर जॉब कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, कैसे भी करके आगे का बहुत अच्छा जीवन जी लेगा। तो अभी जो मेरे सीनियर थे वो मुझे मिले थे, यूएस का जो शो हुआ था उसमें मेरे जो बॉस थे, तो उनका बस एक ही सवाल था, ये नहीं पूछा कि तू कैसा कर रहा है, उनका बस एक ही सवाल था कि अभी सब ठीक है ना। और जो उनके चेहरे पे खुशी थी, वो बयां कर रही थी कि वो देख के बहुत खुश हो रहे थे कि हाँ भाई, ये एक ठीक ठाक जीवन जी रहा है। शराब से तो दूर हो ही चुका है, लेकिन उसके उसके साथ साथ अपने कामकाज में भी ठीक ठाक ये भाई इसका नाम अपने जीवन में भी ठीक ठाक कर रहा है। और लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये नहीं पता है कि उसके पीछे काम कौन कर रहा है। उसके पीछे काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ शक्ति है ईश्वर की, इन 12 कदमों की, ये मीटिंग्स की, ये मीटिंग रूम्स की। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता कि मैं एक शराबी हूँ, ये मुझे नहीं पता पड़ता। मैं कितना भी एक्सेप्ट कर लूं, कितना भी मन में ठान लूं कि नहीं मैं एक शराबी हूँ, जब तक मैं किसी दूसरे के अनुभव सुन के वो अनुभव अपने अनुभवों के साथ जोड़ूं, अपने अनुभवों के साथ मिलाऊं, जब मैं किसी की शेयरिंग सुनता हूँ, आज भी मीटिंग से जुड़ना बहुत कम बार पॉसिबल हो पाता है, लेकिन
मीटिंग से जुड़े रहने के लिए मैं शेयरिंग का जो रहता है कि जो ऑडियोज हैं वो जरूर सुनता रहता हूँ, और उससे इतनी प्रेरणा मिलती है कि याद रहता है मुझे कि मैं एक शराबी हूँ। आज कुछ भी हासिल हो गया हो या फिर जीवन में कितना भी कुछ पा लिया हो, वो सब चीजें मेरे मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि वो तो जब पहले इतने सालों का कमाया हुआ पल भर में एक चुटकी बजाते ही गायब हो गया था, तो फिर ये तो बहुत छोटी सी कमाई है। ये तो एक बहुत छोटा सा एक जो जीवन दान मिला है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें तो जीवन में आएंगी जाएंगी, और ये जीवन बहुत छोटा है कि इसमें कल क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो आज के दिन पे अगर मुझे और प्रोग्राम भी एक ही दिन का है, जिसमें आज मुझे शराब नहीं पीनी है, और कल के दिन पे जब मैं उठूंगा तो सुबह प्रार्थना फिर से वही करूंगा कि आज मुझे ईश्वर फिर से शराब से बचा लो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे कैसे दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, और आज ऐसी स्टेज आ गई कि जहाँ पे शराब का जिक्र होता है कभी कभार। आज भी ड्यूटी फ्री से जब भी आता हूँ तो फिर वो शराब की बोतल लेके आता हूँ, लेकिन वो अपने मित्रों के लिए कि जो सोशल ड्रिंकर हैं, जो वो बोतल को सजा के रख लेंगे, वो कभी देखेंगे भी नहीं उसको। वो कब खोलेंगे, वो अपनी पार्टी वार्टी कभी होएगी तब जाके वो बोतल को खोलेंगे। मेरे हाथ में अगर कोई बोतल दे जाता पहले, तो फिर सबसे पहले तो मैं उसको खत्म करने का ट्राई करता। तो आज का जो जीवन मिला है उसको अच्छी तरह जीते हुए, अच्छी तरह बस एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हुए मन में, क्योंकि ये जीवन दान मिला है, इसके आगे फिर से मिलेगा इसका पता नहीं है। क्योंकि एक बार विकेट गया तो उसको फिर से वापस से तो चांस नहीं मिलता है बैटिंग करने का। मेरा एक बार विकेट गया है, लेकिन मेरे को फिर से चांस मिला है। वो जो नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ए का सहारा लिया, और ए का सहारा इतनी अच्छी तरह से मिला क्योंकि ईश्वर ने जितने भी ये चुनिंदा लोग हैं उनमें से मुझे समझा। आज देखता हूँ कि किसी भी हॉस्पिटल में जाके या फिर साइकेट्रिस्ट वार्ड में या किसी नए मेंबर से जब भी बात करता हूँ तो फिर वही रहता है कि अपना जीवन याद आ जाता है कि किस तरह से मुझे ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया कि आज मैं आप सब भाइयों के बीच में बैठ के बोल पा रहा हूँ। आज किसी न किसी के काम आ सकता हूँ, भले वो अल्कोहलिक हो नहीं हो, किसी रूप में हेल्पफुल हो सकता हूँ किसी के लिए। लेकिन ये चीजें पहले नहीं थी, पहले सिर्फ अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये देखा करता था। अपने लिए क्या कितना ज्यादा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ये देखा करता था। आज सिर्फ और सिर्फ यही भावना रहती है कि नहीं, अपने लिए करना है, ये तो एक मेरा फर्ज बनता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी दूसरे का नहीं छीन के मुझे खाना है, किसी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी है वो चीज करने में, किसी दूसरे को एक गम में नहीं डालना है। आज बस यही एक रहता है मन में कि किसी न किसी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए, बस किसी भी कारण से। और ये जो ईगो है मन के अंदर का, क्योंकि प्रोग्राम है ये ईगो डिप्लेशन का, जहाँ पे मेरे मेरे अंदर जितना ईगो भरा हुआ था उसको निकालने में सिर्फ और सिर्फ ये 12 कदमों ने मदद की। क्योंकि 10वें कदम की जब मैं इन्वेंट्री डेली बेस पे लेता हूँ तो फिर उसमें अगर 99% बार देखता हूँ तो फिर वो ईगो ही आ जाता है बीच में मेरा।
कि जहाँ पे मैं किसी पे चिल्ला रहा हूँ या फिर किसी को कुछ नीचा दिखा रहा हूँ, तो फिर वो ईगो ही आता है कि जो ईगो डिप्लेशन का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। तो आज खुद से ही सवाल पूछता रहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ वो अगर मैं डेली बेस पे नहीं जीऊँ तो मेरी हालत क्या होगी। वो शराब तो दूर रहेगी, लेकिन मैं मन से अस्त व्यस्त रहूंगा। ये मन की अस्त व्यस्तता निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम का ही एक जरिया है कि जिससे मैं अपने आप को अपने ईगो से दूर रख पाता हूँ। और उसमें ज्यादा कुछ लगता नहीं है। न कहीं मुझे जाके किधर न किसी के पैर पड़ने पड़ रहे हैं, न किसी से कुछ उसकी चमचागिरी करनी पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ जाके मुझे सच बता देना है उसको कि भाई मेरे से गलती हुई है, माफ कर दो मुझे। इतना बोलना मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ, या फिर कोई सामने वाला व्यक्ति यही बोलता है कि नहीं गलती आपकी नहीं है, हमारे से भी हुई थी और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अ, अगर मैं उसी टाइम पे ये जो 10th स्टेप है, अगर मैं डेली बेस पे इसको कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक सुकून की नींद आती है। तो सुबह फ्रेश उठता हूँ, सुबह फ्रेश अपना काम काज पे लग जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मैं जो दिनचर्या है उसकी एक लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे क्या करना है। कल जो चीजें रह गई थी वो पहले खत्म करनी है। और अपने आप को किस तरह से मैं बिजी रख पाऊँ, अपने घर वालों की नीड्स कैसे फुलफिल कर पाऊँ। ए के मेंबर जो जुड़े हुए हैं साथ में, उनसे किसी भी रूप में अगर मैं जुड़ पाऊँ तो फिर बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ ईश्वर का। क्योंकि जो जीवन दान मुझे मिला है वही जीवन दान एक जो पीड़ित व्यक्ति आता है वो भी यही चाहता है कि मुझे जीवन दान कैसे भी करके मिले। सबकी कंडीशन अलग रहती है, मेरी कंडीशन अलग थी। हर व्यक्ति की अलग अलग नीड्स रहती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो लेकिन उसका आउटपुट और इनपुट एक ही रहता है, सिर्फ शराब। तो शराब से किस तरह से दूर रहा जाना है, किस तरह से दूर रहा जाएगा, या किस तरह से मैं दूर रह सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे ऊपर निर्धारित रहता है कि मेरे जब तक दिमाग में शराब नहीं आएगी तब तक मेरे हाथ में शराब नहीं आएगी। और दिमाग में शराब नहीं आएगी, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ये 12 कदम और मीटिंगों से जुड़े रहना। अगर मैं मीटिंगों से जुड़ा रहता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हाँ भाई मैं एक शराबी हूँ और मैं जिस दलदल से निकल के आया हूँ मुझे फिर से वहां पे नहीं जाना है। अगर मैं प्रोग्राम से जुड़ा रहता हूँ, अगर मैं डेली बेस पे प्रोग्राम को प्रैक्टिस में लेके आता हूँ, तो फिर मेरे अंदर का जो इज़म है वो धीरे धीरे करके मरता नहीं है, लेकिन दबा हुआ जरूर रहता है। वो बाहर नहीं निकल के आता है। उसको मैं कंट्रोल में लाना भी चाहूँ तो भी वो आता नहीं है कंट्रोल में, लेकिन 99% वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपने एक जो ख्याली पुलाव रहते हैं उसी तरह का वो इज़म है कि वो जो दिमाग इतना भयानक चीज है कि अगर उसको मैं क्रिएटिविटी में लगाऊं तो क्रिएटिव चीजें सोचेगा, अगर मैं उसको डिस्ट्रक्शन में लगाऊं तो वो डिस्ट्रक्टिव सोचेगा, अगर मैं उसको नेगेटिव में लगाऊं तो नेगेटिव सोचेगा, अगर मैं पॉजिटिव चीजों में लगाऊं तो वो पॉजिटिव सोचेगा। तो जिस ओर मैं दिमाग को लेके जाऊंगा उस ओर वो चलेगा। अगर मैं अपने दिमाग को लेके जाता हूँ कि नहीं शराब के बारे में सोच तो अभी बहुत दूर हो गई है, लेकिन जब भी कभी लेके जाऊँ तो फिर मुझे सिर्फ शराब के अंदर दर्द ही दिखाई देता है, क्योंकि वो दर्द सहा है मैंने, मेरे परिवार ने, समाज ने। और उससे छुटकारा
पाने में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मदद मिली है, आप सब भाइयों की मदद मिली है, ये प्रोग्राम की मदद मिली है, और ये 12 कदमों की खासकर मदद मिली है कि जिसने ये प्रोग्राम के साथ में कैसे जीना है वो मुझे सिखाया कि मेडिटेशन क्या होता था। क्योंकि मेडिटेशन में किया करता था पहले, लेकिन वो अलग टाइप का मेडिटेशन होता था, अ, जिसमें दिमाग को शांत रखना रहता था। आज का मेडिटेशन अलग रहता है कि आज का कि ईश्वर के साथ किस तरह से जुड़ना है। वो एक पतली सी डोर जो बनी थी ईश्वर के साथ में, जब मैं मीटिंग में जुड़ा था या ये में आया था, वो डोर को किस तरह से मजबूती से मैं बनाए रखूं। आज यही रहता है दिमाग में कि उस डोर को और कितना मजबूत बना के रखूं, ताकि कोई जो नया सदस्य आएगा मेरे पास, अगर कोई आता है कि नहीं मुझे प्रोग्राम करना है, तो मैं तो इतना कोई शुक्रगुजार करता हूँ ईश्वर से कि नहीं भाई, ये चीज मैं किसी और का मैं भला नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप का भला कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त किसी व्यक्ति ने मेरे लिए टाइम निकाला था, उनके भी रिकवरी की स्टेज चल रही थी, उन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला था। तो मैं इतना बिजी नहीं हो जाऊंगा कि किसी व्यक्ति के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊं। और अगर मैं ये प्रोग्राम से थोड़ा सा भी भटकता हूँ तो सजा निर्धारित है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी बिग बुक में भी इसका जिक्र किया गया है कि शराब बहुत दूर नहीं है, शराब बहुत पास में है। लेकिन उससे अगर दूर रहना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मदद लगेगी। और ईश्वर भी तभी मदद करेगा कि जब मैं ईश्वर से मदद की मांग करूंगा। अगर मैं ईश्वर से मांगूंगा ही नहीं ये चीज को, अगर मैं खुद को पावरलेस महसूस नहीं करता, अगर मैं महसूस किया पावरलेस तो हूँ ही, अगर मैं मान्य नहीं करता सिर्फ शराब के लिए नहीं, बाकी सब चीजों के लिए भी, जो भी मेरे मन में आता है या फिर मेरे बस में नहीं है जो चीज है, तो वहां पे ईश्वर जरूर मदद करता है। और ये बहुत अच्छा सरल प्रोग्राम है जिसको कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाते हुए, अगर मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना रखता हूँ, सिर्फ यही कामना रखता हूँ कि इसमें किसी न किसी की मदद में शामिल हो पाऊँ। दूसरे की मदद तो तब कर पाऊंगा कि जब खुद उस लायक हूँ कि अपने आप की मदद कर पा रहा हूँ, खुद खुश रह पा रहा हूँ, तब जाके मैं दूसरे को खुशी दे सकता हूँ। नहीं तो नकली हंसी बांटने में कोई फायदा नहीं है। अगर मैं खुद खुश हूँ अपनी अपनी जिंदगी से, तभी मैं दूसरों को कुछ दे सकता हूँ। और उसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है, क्योंकि उसी ने ये सेकेंड इनिंग दी है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे ख्याल से समय भी पूरा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आप सब भाइयों ने मुझे सुना। सुधीर जी, विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सब भाइयों ने सुना, कोई गलती हुई हो बोलने में तो माफी चाहूंगा। और थैंक यू वंस अगेन।